हेलो दोस्तों, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज साइंस का 4th लेक्चर है जिसकी शुरुआत हम अभी कर रहे हैं। साथ में आपको दोस्तों जो OMR सीट है वो भी फिल करते रहना है। इसमें 30 क्वेश्चन आपको आएंगे। दोस्तों हम अभी लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको भी अपनी OMR सीट फिल करना है। यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 10-10 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के रहेंगे। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। आप भी तैयार रहिए। ये OMR सीट है, इसको पूरा फिल करने के बाद में इसमें अपना नाम लिख के और पूरे सर्कल करने के बाद में जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं आपको कमेंट में हमको बताना है, जिससे कि हम और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी हम सॉल्व कर सकें। आपसे कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं कि आपको कठिन लग रहा है, हम उसको और डिटेल सॉल्यूशन आपके पास लाएंगे। तो दोस्तों हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक। एक फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कार्य का मात्रक क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से एक जिसका बिल्कुल सही है। तो हम देखेंगे कार्य क्या होता है। सबसे पहले कार्य को समझ लेते हैं। आप भी मुझे कमेंट में बताइए, बताते रहिए कार्य क्या होता है। दोस्तों जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है, बल क्या लगाते हैं, बल। मान लो ये वस्तु ए है, इसमें हमने बल लगाया और ये वस्तु ए, यदि इसका विस्थापन हो जाता है, क्या हो जाता है, विस्थापन, तो इसको बोलेंगे कार्य हुआ। यानी बल लगाने के बाद में विस्थापन होना चाहिए, तो बोलेंगे कार्य। तो यहाँ पे हम देखेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक जैसे कि देखें जूल, जूल कार्य का मात्रक है। तो ए आपका आंसर सही हो गया। अब देख लेते हैं बाकी के 3 ऑप्शन आपको क्या बता रहे हैं। न्यूटन बल का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, और डाइन, डाइन मात्रक है बल का, लेकिन ये CGS पद्धति में, SI पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, जूल। अगला प्रश्न है पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है पूछा आपसे। और 4 ऑप्शन है, आर्द्रता, दाब, वर्षा, तापमान। अब 4 ऑप्शन है तो सबसे पहले देख लेते हैं। आर्द्रता क्या होती है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है, आर्द्रता। तो ये इसका गलत हो गया। अब सेकंड देखेंगे, दाब। दाब होता है, चलो दाब को हम बाद में लेंगे, पहले वर्षा का ले लेते हैं। वर्षा जो होती है, वर्षा को रेन गेज में मापा जाता है, तो इसका पास्कल बिल्कुल भी नहीं है। ताप का देखेंगे, ताप का है केल्विन, ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है। तो फिर दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। अब दाब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब, प्रति एकांक क्षेत्रफल। आपने देखा होगा कि कील जो रहती है आगे से तीखी बनाई जाती है, क्यों, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब अधिक लगेगा। इसके लिए दाब की इकाई क्या है, पास्कल। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। आपसे क्या पूछा है, किस राशि की विमा नहीं है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन विकृति, दूसरा श्यानता गुणांक, तीसरा गेज नियतांक, चौथा प्लांक। अब चारों ऑप्शनों में से कोई एक है, मुझे बताइए कमेंट में। मेरे साथ में राकेश जुड़े हैं, राकेश जी जुड़े हैं, और भी कुछ नए स्टूडेंट जुड़े हैं, आशीष सिंह, सब अपना बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, विकृति, श्यानता गुणांक, गेज नियतांक, प्लांक। इसमें हम देखेंगे अविमीय राशि कौन सी होती है। अविमीय राशि जिसकी कोई विमा नहीं होती है। जैसे हम बात करें कि विकृति, विकृति क्या होता है कि जैसे मान लो एक तार है, यदि हम इसको इधर से बल लगाते हैं और इधर से बल लगाते हैं तो ये इसमें खिंचाव होता है और इसमें क्या विकृति उत्पन्न होती है, यानी लंबाई में वृद्धि होती है। इसको ही विकृति बोलते हैं। चालक की लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसका आएगा ए ऑप्शन, विकृति। अब जो 3 ऑप्शन है उनको समझ लेते हैं। श्यानता गुणांक क्या होता है। आपको मालूम होता है द्रव जो होते हैं उनमें बहने का गुण पाया जाता है।
और द्रव क्या होते हैं कि जो उनका बहने का गुण है, मतलब बहने की जो दर है, उसको श्यानता गुणांक बोलते हैं। जैसे गाढ़ा द्रव थोड़ा धीमे बहेगा और पतला द्रव तेजी से बहेगा, ठीक है। ये अपना क्या हुआ इसका विकृति। अगला देखेंगे देखेंगे जल में तैरना न्यूटन के कौन से नियम से संभव है। अब आपसे क्या पूछा है, न्यूटन का कौन सा नियम इसमें लग रहा है, तो हमको 3 जो उसके नियम है सभी पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको जल में तैरना पूछा है। तो अब देखते हैं पहला नियम क्या है, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। तो ये नियम बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो जाएगा। द्वितीय नियम भी नहीं है, तृतीय नियम है, तो इसका राइट आंसर सी आएगा। ऐसा क्यों है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी आप जल में यदि क्रिया करेंगे तो जल भी आपको आगे की ओर बढ़ाएगा, यानी क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया से प्रतिक्रिया। इसका और उदाहरण मुझे बताइए। इसका और उदाहरण हमको देखने को मिलेगा रॉकेट में। जब रॉकेट में गैसें जेट से निकलती हैं तो वो ऊपर की ओर बढ़ता है रॉकेट, यानी कौन सा नियम है, तृतीय नियम। क्लियर हुआ। अगला लेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। आपसे क्या पूछा है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो अभी हमने इसके पहले बात करी थी, ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी राकेश जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वर्षा क्या किस चीज का बता रहे थे, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपसे पूछा है, बताइए मुझे जल्दी। प्रथम नियम, द्वितीय, तृतीय, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत को यदि अपन कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये तो जल से संबंधित है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए मुझे, मेरे साथ में कौन बता रहा, अभी रोहित बता रहे हैं, रितेश बता रहे हैं तृतीय नियम, रितेश बता रहे हैं तृतीय नियम। तो अभी देख लेते हैं रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी मैंने इसके पहले बात करी थी आपसे कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी रॉकेट से जब गैसें बाहर निकलेगी तो रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा, यानी क्रिया के विपरीत क्या हो रही है, प्रतिक्रिया। तो इसका थर्ड आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, सी, ठीक है। अब प्रथम नियम भी मैंने आपको समझा दिया था इसके पहले। आर्किमिडीज का सिद्धांत देख लेते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होता है तैरने के लिए काम आता है, यानी इस सिद्धांत को बेस बना के अपन तैरने के नियम बनाते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, ये पूछा आपसे, ठीक है। मुझे आंसर भी बताते रहिए। रोहित जी जुड़े हैं, राकेश, रोहित, गोलू पांडे, सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सबसे पहले सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है ये समझ लीजिए, बाकी फिर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन परमाणु, 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलके एक हीलियम नाभिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक हीलियम बनाते हैं। 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलके हीलियम बनाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाभिकीय विखंडन हो रहा है क्या, यहाँ पे नाभिकीय संलयन हो रहा है। तो इसका क्या आंसर आएगा, नाभिकीय संलयन। क्लियर हुआ, क्योंकि 4 नाभिक मिलके एक नाभिक बना रहे हैं, वो भी हीलियम का। अब इसमें क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा और प्रकाश। आप जब देखते हैं कि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो किसके कारण आ रही है, नाभिकीय संलयन के द्वारा, और प्रकाश भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के आधार पे परमाणु बम बनाया जाता है, और नाभिकीय संलयन पे क्या बनाया जाता है, हाइड्रोजन बम। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये भी अपना क्लियर हुआ एक। अगला देखेंगे, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है। पहिए में जो बॉल बेयरिंग करते हैं तो क्या काम है, बेयरिंग क्यों लगाते हैं अपन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, घर्षण को कम करना, नहीं घर्षण को बढ़ाना पहला ऑप्शन, दूसरा घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, तृतीय नियम उपरोक्त में से सभी। बताइए गोलू जी। ठीक है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है, घर्षण को बढ़ाना होता है क्या, घर्षण को कम करने के लिए बेयरिंग लगाते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, ये बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। तृतीय नियम भी गलत है। गतिज घर्षण को किस में बदलना, बेलन घर्षण में बदलना, ये सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, ये भी सही है इसका।
प्रश्न 8, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम प्रतिपादन किया। आप सबको मालूम है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादन किया है, बताइए, फिर मैं बता दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ऑप्शन बताइए, लाइव देख रहा हूं मैं आपको। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया, मुझे लिख के बताइए सब बच्चे। रितेश जी, गोलू जी, न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टाइन। न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टाइन, इन्होंने दिए गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम दिए हैं न्यूटन ने। इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका आएगा न्यूटन। क्या होता है कि प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपने द्रव्यमान के कारण खिंचाव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। मतलब एक पिंड को दूसरा पिंड अपनी ओर आकर्षित करता है, ये गुण क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण। लेकिन यदि उसमें से एक पिंड पृथ्वी हो, क्या हो, पृथ्वी, तो उसको क्या बोलेंगे, गुरुत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुरुत्व। यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाएगा, गुरुत्व कहलाएगा। और बाकी जैसे मान लो ये पेन है और ये रिमोट है, इन दोनों में जो आकर्षण हो रहा है ये गुरुत्वाकर्षण कहलाएगा। और इन दोनों को जो पृथ्वी खींच रही है उसको क्या बोलेंगे, गुरुत्व। अब देखेंगे अगला, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा क्या है, क्या होती है। आपसे क्या पूछा है, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा पूछा है तो बताइए। पहला ऑप्शन वजन, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा घनत्व, चौथा आयतन। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा क्या होती है, वजन, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, बताइए। लाइव देख रहा हूं मैं आपको, बताइए। इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, किसमें नापते हैं, किलोग्राम में। तो इस्पात का गोले में कुछ वजन होता है, उस वजन को हम किलोग्राम में नापेंगे, इसका लिए सही आंसर आएगा द्रव्यमान। अब जो वजन होता है इसको भार बोलते हैं, भार। अब क्या होता है, जब इस द्रव्यमान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जोड़ देंगे, पृथ्वी के गुरुत्व से जोड़ देंगे, तो उसको भार बोलेंगे। यानी द्रव्यमान गुणित गुरुत्व क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। घनत्व क्या होता है, 1 सेंटीमीटर एरिया में पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, घनत्व। क्लियर। आयतन समझते होंगे, आयतन को हम लीटर में नापते हैं, आयतन को, ठीक है। ये हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। प्रश्न आया है 10 नंबर का, बताइए। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात को संयोग करने से पदार्थ बनता है। यानी 2 या 2 से पदार्थ निश्चित मात्रा में मिलके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बताइए। तत्व बनाएंगे, यौगिक, मिश्रण, ठोस। पहला ऑप्शन है तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण, चौथा ठोस। निश्चित अनुपात में होना चाहिए, तो अब क्या होगा, बताइए। मैं आपके ऑप्शन देख रहा हूं यहाँ पे। पहले चारों को मैं समझा देता हूं, फिर आप आंसर निकालना। तत्व होता है एक समान परमाणु वाले पदार्थ, एक समान परमाणु। तत्व में क्या होता है, एक समान परमाणु। तो यहाँ पे कितने की बात हो रही, 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाने में क्या बनेगा। अब यौगिक को समझ लीजिए। तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, निश्चित अनुपात में, उसको क्या बोलेंगे, यौगिक। आपने तत्वों को निश्चित अनुपात में मिला दिया, जैसे H2O। H2O में क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितनी है, 1। ये हो गया क्या, यौगिक हो गया। क्या हुआ, यौगिक। अब मान लो कि मैंने ऐसा कर दिया, 2 हाइड्रोजन ले लिए, 2 ऑक्सीजन ले लिए, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। अब ये यौगिक है, ये भी यौगिक है, लेकिन ये क्या जल है, नहीं है। यानी निश्चित अनुपात में हमको चाहिए, जैसे जल के लिए हमको H2O लगेगा। क्लियर। अब मिश्रण क्या होता है, मिश्रण मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 चीजों को आपस में मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण, मिक्सचर, ठीक है। ठोस आपको मालूम ही है, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, उस चीज को क्या बोलते हैं, ठोस। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो यौगिक बनता है। जैसे जल एक यौगिक है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। आपको 4 ऑप्शन देख के बताना है और गेस भी करना है, बताइए यौगिक है। सबसे पहले हम वायु की बात करें तो वायु क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये क्या यौगिक है, नहीं ये मिश्रण है। अब दूसरा क्या है, दूसरे में भी वायु है, ठीक है, तो ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। अब बचा क्या, ओजोन, तो ओजोन क्या है, ओजोन यहाँ पे देखिए क्या पूछा आपको, एक यौगिक, तो ओजोन क्या है, ओजोन ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, तो यौगिक नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही तत्व से बनी है, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक तत्व चाहिए। तो आप देखेंगे फोर्थ ऑप्शन अमोनिया बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि NH3 एक तत्व ही है, एक तत्व ही है, दोनों से मिलकर क्या बना, यौगिक बना, तो अमोनिया हो गया। अब जैसे ओजोन की बात करें तो ओजोन में केवल ऑक्सीजन ही है, O3, तो ये यौगिक नहीं हुआ, ये यौगिक हुआ, अमोनिया इसका सही जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, ये भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पे आपसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं पदार्थ क्या होते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका वजन हो, उसको क्या बोलेंगे, पदार्थ। कोई भी वस्तु जिसका जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, क्या कहलाता है, पदार्थ। तो पदार्थ होता है 5 प्रकार का, कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। ये हो गया ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। कितने प्रकार का हो गया पदार्थ, भौतिक अवस्था के आधार पे 5 प्रकार का, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो आप देख लीजिए पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी, चौथी। क्लियर हुआ, प्लाज्मा। आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल गए, तो इसका राइट आंसर जाएगा प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है, जब गैसों को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो वो कौन सी अवस्था निकलती है, प्लाज्मा। जैसे कि सूर्य एक आग का गोला है और वहां पे कैसी अवस्था है, गैसों की प्लाज्मा अवस्था है। कैसी अवस्था है, प्लाज्मा, क्योंकि गैसें 15 करोड़ डिग्री टेम्परेचर पर गर्म होती है और वो आयन में बदल जाती है, तो वो अवस्था अपने को कहाँ मिलेगी, सूर्य में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब 5वीं अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये अवस्था आपको बहुत ही ज्यादा गैसों को ठंडा करने पे प्राप्त होगी, ये गर्म करने पे प्राप्त होगी और ये ठंडा करने पे प्राप्त होगी। क्लियर हुआ। अब देखेंगे, बारूद होता है, क्या पूछा है, बारूद। बारूद एक विस्फोटक पदार्थ है जो क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तरल है। आलोक कुमार जी बैठे हैं, मेरे साथ में हैं, आलोक जी, रोहित जी, रितेश जी, ठीक है। तो अभी देखते हैं बारूद क्या होता है। बारूद एक विस्फोटक पदार्थ है। अब तत्व तो होगा नहीं, क्योंकि तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बनता है। यौगिक, यौगिक क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने में क्या बनता है, यौगिक। तो ये यौगिक भी नहीं है, तत्व भी नहीं है, यौगिक भी नहीं है। अब देखेंगे तीसरे नंबर पे मिश्रण। हाँ बिल्कुल राइट है, ये मिश्रण होगा, तरल तो होगा नहीं, ये मिश्रण होगा, क्योंकि इसमें अपन मिलाते हैं गंधक, गंधक प्लस यहाँ पे मिलाएंगे अपन सीरा, सोरा मिलाएंगे, ठीक है। गंधक सोरा का ये मिश्रण है, क्या है, मिश्रण, ठीक है। और कोयला, इन सबसे मिलके बनता है। क्लियर हुआ, कार्बन मतलब। अगला देखेंगे, हीरा है, आपसे क्या पूछा है, हीरा है। तो अब बताइए हीरा क्या है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, तरल। तो हीरा आपको मालूम है तरल अवस्था में होता नहीं है, तो कैंसिल करो। अब 3 ऑप्शन बचे हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो आपने सबने सुना होगा कि कार्बन के अपर रूप होते हैं, कार्बन के 2 अपर रूप है, एक ग्रेफाइट और एक हीरा। कार्बन के कितने अपर रूप है, ग्रेफाइट, हीरा। और कार्बन क्या है, एक तत्व है, कार्बन क्या है, एक तत्व। तो फिर क्या आ जाएगा इसका आंसर, ए, क्योंकि ये शुद्ध पदार्थ है। हीरा क्या है, शुद्ध पदार्थ है, कार्बन का अपर रूप है। क्लियर हुआ, ठीक। अगला देखेंगे, बताते रहिए आप भी मेरे साथ में। वायु निम्नलिखित में से क्या है,
वायु निम्नलिखित में से क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या चौथा तो इनमें से कोई नहीं है। अब यहाँ देखेंगे इनमें से वायु क्या है। देखो वायु में तो बहुत सारी गैसें होती हैं, तो तत्व तो होगा नहीं। यौगिक किसके लिए नहीं होगा? क्योंकि वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। तो बिल्कुल राइट आ जाएगा। नाइट्रोजन गैस, इसमें देखेंगे नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%। तो ये इसका मिश्रण का जो अनुपात है, इस अनुपात में वायु हमको मिलती है। अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, ठीक है, ये होता है वायु में। क्लियर हुआ? तो ये क्या? एक मिश्रण है। अगला देखेंगे, शुद्ध तत्व कौन सा है? आपसे क्या पूछा है? शुद्ध तत्व। शुद्ध तत्व बताइए मुझे। कांच, सीमेंट, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। कांच की बात करें तो कांच बालू से बनाया जाता है और इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। सीमेंट भी चूना पत्थर से बनाई जाती है और अन्य तत्व भी इसमें मिलाए जाते हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बात करें सोडियम की, तो सोडियम एक तत्व है। सोडियम क्या है? तत्व है ना, तत्व। इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 11। और ये कैसा तत्व है? अभिक्रियाशील। कैसा तत्व है? अभिक्रियाशील। यानी ये जो है मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है, ये यौगिक के रूप में पाया जाता है। खुला छोड़ने पे ये जल जाता है। इसके लिए इसको किस में रखते हैं? केरोसिन के तेल में। केरोसिन के तेल में। ये क्लियर हुआ? क्या है इसका आंसर? सी। देखो यहाँ पे आपको मैक्सिमम एलिमिनेशन करना है। जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उसमें से आपको गलत वाले को अलग कर देना है, तो ऑटोमेटिक आपको सही मिलेगा। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यहाँ पे पूछ रहा है परमाणु का परमाणविक सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, चारों ऑप्शन पर नजर डालते हैं। बताइए मुझे। राकेश जी बता रहे हैं, रितेश जी बता रहे हैं ए रदरफोर्ड। बिल्कुल सही आएगा। इसका आएगा गलत है, रदरफोर्ड गलत है। इसका आएगा जॉन डाल्टन। डाल्टन ने परमाणुवाद दिया है, परमाणुवाद। और इसका परमाणुवाद क्या बोलता है? परमाणु अविभाज्य कण है जिसको और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन इसने जो परमाणुवाद दिया है उसके बाद में क्या किसकी खोज हुई है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। तो फिर क्या माना गया कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। किस में तोड़ा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो वैसे तो आंसर ये सही हो गया, क्योंकि पदार्थ के परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया है। रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज करी है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी है? परमाणु की। अब यहाँ देखेंगे कि जे थॉमसन ने किसकी खोज करी है? इलेक्ट्रॉन की। किसकी खोज करी है? इलेक्ट्रॉन की खोज करी है। नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया है। क्या दिया है? परमाणु मॉडल। ठीक है, परमाणु मॉडल किसने दिया? नील्स बोर ने। अगला देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज पूछा आपसे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो परमाणु में पाया जाता है, जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसका पूछा आपसे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? थॉमसन, नील्स बोर, फेराडे, रदरफोर्ड। अब चार ऑप्शन पे यदि हम देखते हैं, बताइए मुझे, निशान भी लगाते रहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार का रहेगा। इसमें एक नाभिक है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों को देख लेते हैं। इसकी खोज चेडविक ने की, चेडविक। प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड, और इसकी खोज की जे थॉमसन। तो इसका आंसर क्या आया? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया। फेराडे ने विद्युत अपघटन के नियम दिए। अगला, रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज करी और प्रोटॉन की खोज करी। क्लियर हुआ? एक भारतीय नाम जिसका विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा, मतलब एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम किसी तत्व के साथ जुड़ा है। आप बताइए। मैंने अभी आपको आगे समझाया था। देखो, रमन
रमन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी, इसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। ठीक है, और हम विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को, वो इनके जन्मदिन पे मनाते हैं 28 फरवरी को विज्ञान दिवस रमन के उसमें। तो ये रमन इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, बोस। इसका आंसर क्या आएगा, बोस। ये बोस, आपने पदार्थ की पांचवी अवस्था पढ़ी है, उसका नाम क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था का देखो तत्व से जुड़ा हुआ है कण के साथ में, ये जुड़ा है, तो इसका आंसर आएगा बोस। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम इनके नाम पे रखा है। ठीक है, अब एस चंद्रशेखर, इन्होंने ब्लैक होल की जो सीमा होती है, मतलब तारों की जो द्रव्यमान की सीमा होती है, वो दी थी। ठीक है, साहा किससे जुड़े हैं, ये परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हैं, साहा। ठीक है, अगला देखेंगे अपना जो क्वेश्चन है, अब जीव विज्ञान के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसको देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, जीव विज्ञान लिखा है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। आपसे क्या पूछा प्रयोग, मुझे बताइए, जीव विज्ञान का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, अरस्तु, पुरकिंजे, वन मॉल, लेमार्क और ट्रेविरेनस। बताइए, चार ऑप्शन है आपके सामने। जीव विज्ञान जीवों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसके पिता अरस्तु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अरस्तु। ठीक है, ये ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। फिर आप देखेंगे पुरकिंजे, पुरकिंजे ने क्या किया है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया है, जीव द्रव्य को क्या बताया है, जीवन का भौतिक आधार, ये भी गलत। वन माल, ये भी गलत। अब क्या आया, लेमार्क और ट्रेविरेनस। ये लेमार्क और ट्रेविरेनस 1801 में जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, ये जर्मनी और फ्रांस के वैज्ञानिक है। ठीक है, ये हो गया। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, आपसे क्या पूछा है, पुष्पों का अध्ययन क्या होता है, कि जीव विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के लिए बहुत सारी शाखाओं में बांट दिया जाता है, और एक एक शाखाओं का कुछ नाम प्रचलित होता है। तो यहाँ पे पुष्पों का अध्ययन पूछा है आपसे, तो क्या होता है, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पोलिनोलॉजी। ये पोलिनोलॉजी है। एंथोलॉजी में अपन क्या करेंगे, पुष्पों का अध्ययन, तो ये बिल्कुल राइट हो गया, पुष्पों का अध्ययन इसमें करेंगे। एग्रोस्टोलॉजी में क्या करेंगे, झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पोलिनोलॉजी में क्या करेंगे, पराग कण का अध्ययन, पराग कण का अध्ययन। ये हो गया, तो आपको तीन ऑप्शन यहाँ पे क्लियर कर दिए मैंने, पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी, झाड़ियों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी, और पराग कण का अध्ययन पोलिनोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, आपने बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, पहले वाले का तो आपको ये क्लियर हुआ। अगला लेते हैं आप, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। आपसे क्या पूछा है, पौधों को नाम कैसे देते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं। एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, जिन्होंने क्या करा कि पेड़ पौधों को नाम देने की, यानी जीव जंतुओं को नाम देने की एक मेथड निकाली, उसका नाम है वर्गीकी। क्या है, वर्गीकी। और वर्गीकी को इंग्लिश में बोलते हैं टेक्सोनोमी। इसमें जीव जंतुओं का नाम दो शब्दों का होता है, पहला उसका वंश और दूसरा जाति। पहला क्या होगा नामकरण में, पहला वंश दूसरा जाति। तो यहाँ पे क्या पूछा, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, वर्गीकी। तो बिल्कुल यहाँ पे डी वाला सही चल जाएगा। नामकरण क्या होता है, जब जीवों को नामकरण करते हैं उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं, नामकरण। ठीक है, पहचान, वर्गीकरण, ये हो गया। देखते हैं हम कुछ जीवों का नाम। जैसे पहले किसका नाम, जो वर्गीकी में पहले क्या आएगा शब्द, वंश, दूसरा क्या आएगा, जाति। अब देखते हैं, जैसे मनुष्य की बात करें, मनुष्य का वंश क्या है, होमो, और जाति क्या है, सेपियंस। होमो सेपियंस, सिग्नल गए, होमो सेपियंस। ठीक है, होमो क्या है, उसका वंश,
और जाति क्या है, सेपियंस, ये दोनों हो गए, होमो सेपियंस। ठीक है, तो नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाया, वर्गीय। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन किस में करते हैं अपन, ये बताइए मुझे, फलों का अध्ययन किस में करते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन है, पोमोलॉजी, एंथोलॉजी, फिल्नोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले बताइए मुझे, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, एंथोलॉजी, फिनोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। चार ऑप्शन है, बताइए। अर्जुन जी बता रहे हैं ए, और बताइए। रितेश कुमार जी बता रहे हैं ए, और बताइए। ठीक है, फिर हम क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, समझ लो यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन देखो, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, घास का। किसका अध्ययन करेंगे, घास का। ठीक है, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, फलों का। किसका अध्ययन करेंगे, फलों का। ठीक है, अब यहाँ दो ऑप्शन बचे हैं, इसमें से जो आपका सही जाएगा, सही तो हो गया आपका फलों का अध्ययन, आपका क्या आया, फलों का अध्ययन। एंथोलॉजी में क्या करेंगे, पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों, क्लियर हुआ, तो आपका ऑप्शन क्या आया, ए। बिल्कुल सभी बच्चों ने ये बताया है, बढ़िया है। फलों की द्विनाम पद्धति, यहाँ फलों नहीं है, जीवो है। जीवों की द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, अभी मैंने बताया था आपको, उसमें से आप मुझे बताइए। लिनियस, थियोफ्रेस्टस, स्चियन, एंगलर, बताइए। संदीप जी जुड़े हैं, रितेश जी जुड़े हैं, रोहित जी जुड़े हैं, कमलेश जी, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं। ठीक है, अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिया है, तो देखिए, बताइए। बिल्कुल सही है, आप सब सही जा रहे हैं, इसका ऑप्शन आएगा लीनियस। केरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी, जिसमें फर्स्ट नाम होता है वंश, दूसरा होता है जाति। ठीक है, और लास्ट में उस वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं, जैसे होमोसेपियंस लिन, तो उस लिन का मतलब होता है लीनियस, केरोलस लीनियस। ठीक है, अब ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, थियोफ्रेस्टस, ये वनस्पति विज्ञान के जनक है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो अपना तो ऑप्शन हो गया क्लियर। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, मानव की आंत में, आपसे क्या पूछा है, मानव की आंत में क्या पाया जाता है, तो कोरिनोबैक्टीरिया, इस्चीरिया, विब्रियो कोलोरी, बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस, चार बैक्टीरिया के नाम दे रखे हैं, हमारी आंत में पाया जाता है। कौन सी आंत में, बड़ी आंत में। कौन सी आंत में, बड़ी आंत में, उसका नाम बताइए। संदीप जी बता रहे हैं ए, अर्जुन जी बता रहे हैं ए, अर्जुन जी ए, रोहित जी ए। ठीक है, इसका मनुष्य की आंत में पाया जाता है, पहला ऑप्शन गलत है, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है, इसका क्या आएगा, इस्चीरिया ई कोलाई। इस्चीरिया, एक मिनट, इस्चीरिया कोलाई, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ई कोलाई। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ई कोलाई। ये आपके बड़ी आंत में पाया जाता है और आपकी आंतों की सफाई करने का कार्य करता है, क्योंकि हमारी जो आंत है उसमें बहुत सारा फूड मटेरियल होता है और आंतों की सफाई होना जरूरी है। इसके लिए आंतों की सफाई कौन करता है, इस्चीरिया ई कोलाई। ये यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, ई कोलाई पढ़ना है, ई कोलाई। ठीक है, विब्रियो कोलोरी से क्या होता है, हेजा होगा, क्या होगा, विब्रियो कोलोरी बैक्टीरिया जब आपको संक्रमित करेगा तो क्या होगा, हेजा। ठीक है, इस टाइप से आपका ऑप्शन क्या आया, इस्चीरिया ई कोलाई इसका। ठीक है, अगला देखते हैं, तपेदिक यानी टीबी की बीमारी, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, आपसे पूछा है, चार ऑप्शन दिए हैं, बताइए। साल्मोनेमा टाइफी, यहाँ लिखा टाइफी लिख देते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब तीसरे में है डिप्लोकोकस, और इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, आप तीन में से आपको एक बताना है, बताइए जल्दी, बताइए। तपेदिक उत्पन्न कौन करेगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्या होगा इसका ऑप्शन, माइको बैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस। इससे ये एक संक्रामक रोग है जो आपके श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है, ठीक है, और इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। इसके इलाज के लिए सरकार ने डोट्स प्रणाली अपनाई है। डोट्स प्रणाली से आपका इलाज होता है, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका इलाज पूरी तरीके से फ्री है और डोट्स प्रणाली के अंतर्गत इसका इलाज करते हैं, ठीक है। डिप्लोकोकस से क्या होगा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी से, डिप्लोकोकस न्यूमोनी से निमोनिया होगा, निमोनिया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, टीबी किससे उत्पन्न होता है, माइक्रोबैक्टीरियम से। इसका ऑप्शन आएगा बी। क्लियर। 27 इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, बैक्टीरिया से क्या होता है, ठीक है। तो अभी अपन ने टीबी की बात करी थी, वो बैक्टीरिया से हो रहा था, तो इसका आंसर यहीं से मिल जाएगा। इसका क्या आया, टीबी। तपेदिक मतलब टीबी किससे होगा, बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का नाम अभी आपने लिखा है, ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पीलिया क्या होता है, यकृत को प्रभावित करने वाला एक रोग है जिससे आपके यकृत की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। आपके हाथ पैरों में पीलापन दिखता है। चेचक यानी एक तरह की ये ऐसा रोग है जिसमें आपके शरीर में चिकते बन जाते हैं। मप्स, मप्स भी एक रोग है, ठीक है। तो इसका क्या आया, ये बाकी के जो होते हैं ये वायरस से होते हैं, ठीक है। ये चेचक और ये दोनों वायरस से होते हैं। पीलिया तो यकृत की बीमारी है, तो इसका ऑप्शन क्या आया, टीबी, ठीक है। तपेदिक मतलब टीबी। अगला प्रश्न, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है किसमें, अब देखेंगे। सबसे पहले केंद्रक किस, कौन से केंद्रक की बात हो रही है, कोशिका के केंद्रक की। अब बात करते हैं कोशिका की। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है, दूसरा केंद्रक अनुपस्थित होता है। मतलब इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। कोशिका 2 प्रकार की होती है। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। और इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट, ये मैंने इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा, बताई थी मैंने आपको। यहाँ 2 कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इन दोनों को समझ लो। जितने भी एक कोशिकीय जीव है, कैसे जीव, एक कोशिकीय जीव, उसमें कौन सी कोशिका पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक। और वो होते हैं सूक्ष्म जीव। इनमें क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है कोशिका में। तो इसका क्या आंसर आया, जैसे कवक, कवक यूकैरियोटिक है, ठीक है, तो इसमें केंद्रक होगा, तो ये गलत हो गया। जीवाणु, जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब हरे शैवाल, हरे शैवाल प्रकाश संश्लेषी होते हैं और उनमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, और इसमें क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है जिससे ये हरे होते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो, आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आपकी एक प्रश्न बैंक तैयार होगी और आप अच्छे से ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेंगे। और हम सारे क्वेश्चन को डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और साथ में OMR शीट भी आप फिल कर रहे हैं। मतलब आप लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, सारी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। साइंस के 15 क्वेश्चन आपको आते हैं, यदि ये सारे आप सही कर देते हैं तो आपके सिलेक्शन के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे। और हम आपको जीके भी दे रहे हैं साथ में, यानी हम आपकी ओवरऑल तैयारी करवा रहे हैं जिसमें आपको रोज 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो यानी आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आपको दूसरी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी हम यहाँ देखते हैं जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु की खोज पूछ रहे हैं आपसे। तो जीवाणु क्या है, एक कोशिका है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है जिसकी खोज फ्लेमिंग ने बिल्कुल भी नहीं की। इसने एक दवाई बनाई थी, उसका नाम है पेनिसिलिन। क्या है, पेनिसिलिन, ठीक है। लेम्बर्ग गलत, टेमिन गलत, इसका क्या आएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या करा था, अपना एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था। उस सूक्ष्मदर्शी की मदद से
एक जीवाणु को देखा, मतलब एक ऐसी कोशिका को देखा जो चलती फिरती थी, उसको नाम दिया उन्होंने जीवाणु। क्या नाम दिया? जीवाणु। और जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, लाभदायक और हानिकारक। लाभदायक जीवाणु हमारी दैनिक जरूरतों में काम आते हैं, जैसे आंत में पाया जाने वाला ई कोलाई जीवाणु जो आंत की सफाई करता है, दूसरा दूध को दही में बदलने वाला लैक्टोबैसिलस, और तीसरा जैसा हानिकारक है, हानिकारक से आपको टीबी की बीमारी हो गई, हानिकारक से आपको हैजा हो गया, तो ये सारे दो तरह के जीवाणु हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ पौधे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मेथी का पौधा, उसमें जड़ों में एक गांठ पाई जाती है, उसमें एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो क्या करता है? नाइट्रोजन को लेने का कार्य करता है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि ये नाइट्रोजन नहीं मिलेगी पौधों को तो पौधों की वृद्धि रुक जाएगी, तो वहां पे भी जीवाणु इंपॉर्टेंट है। यानी हमारी मिट्टी के लिए भी जीवाणु इंपॉर्टेंट है, किसी चीज को सड़ाने के लिए भी जीवाणु इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी बॉडी मृत हो गई है, उसको यदि अपघटन करना है तो हमको किसकी जरूरत लगेगी? जीवाणु की। जैसे केले का छिलका रोड पे पड़ा रहता है, कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है, उसका कारण क्या है? जीवाणु। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं और खतरनाक भी होते हैं। ठीक, अगला देखेंगे, एक गोल जीवाणु होता है, यानी उस देखो जीवाणु 3 से 4 प्रकार के होते हैं, एक कोमा के आकार का होता है, एक छड़ के आकार का होता है, और एक गोल आकार का होता है। गोल आकार को कोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकस। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ही मिल गया। बेसिलस मतलब छड़ के आकार का, इसको क्या बोलेंगे? बेसिलस मतलब छड़ के आकार का। स्पाइरल मतलब, ठीक है, कोकस मतलब गोल, ये कैसा? कोकस कैसा? गोल जीवाणु। बेसिलस मतलब छड़ के आकार का, ठीक है। स्पाइरल मतलब ये थोड़ा सा स्पाइरल होगा। तो अलग अलग प्रकार के जीवाणु आपको पाए जाते हैं, ठीक है। और ये विब्रियो है, ये कोमा आकार का है, कोमा आकार का। तो इस प्रकार के 3 से 4 प्रकार के जीवाणु होते हैं, ठीक है। ये आपके 30 क्वेश्चन कवर हुए, आप काउंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। टोटल आपको काउंटिंग करना है और कल मेरे को बताना है आपको, ठीक है। अभी आपका सेशन हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, अगली क्लास आपको मिलने वाली कुछ समय बाद। और आप कुछ भी चाहते हैं उसका सजेशन हमको कमेंट बॉक्स में लिख के दें, ताकि हम उसमें कुछ सुधार करें। और कल से जो आज ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम आई थी, कल से हम चाहेंगे कि हम रेगुलर ही रहें। आज हमने रिजोल्व करी है वो प्रॉब्लम, ठीक है। कल से 8 बजे ही आपको आना है।